अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइट के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 से 2026 के पब्लिक वर्जन के इजरा की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि IMF की शराइत मानने से मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो मुतासर होती है, और जब मुल्क की सिक्योरिटी मुतासर होगी तो आवाम पर बोझ डालना हमारी मजबूरी बन जाएगी। अगर मईशत ठीक ना हो तो खुद को हम ज्यादा देर तक महफूज नहीं रख सकते। IMF सबसे सस्ते कर्जे देता है और मजबूरी में हमें उसके पास जाना पड़ता है और शराइत मानना पड़ती हैं। वज़ीर आज़म के इस बयान में बड़ी मानी खेज सी बारीकी है। वो दुरुस्त कहते हैं कि माजी में मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए इकदामात नहीं किए गए। जो माजी की जो हुकूमतें थीं उन्होंने इस हवाले से कोई काम नहीं किया, यानी मुल्की इक्तिसादी निज़ाम में इस्तिकामत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। मौजूदा हुकूमत जो है उसका मौक़िफ़ यह है कि माजी के हुक्मरानों ने पैसे लूटे, आवाम को बदहाल रखा, उन पर पैसे खर्च नहीं किए, मईशत पर कुछ तवज्जो नहीं दी। ये मौक़िफ़ आज भी उनका बरकरार है। जब ऑपोजिशन में थे तब भी यही मौक़िफ़ था, आज हुकूमत में है तो भी उनका यही मौक़िफ़ है। ये मौक़िफ़ आज के पैराए में कितना दुरुस्त है और कितना दुरुस्त नहीं है, इसका फैसला तो तहकीकाती इदारे करेंगे या फिर अदलिया करेगी, जहाँ पर ऑपोजिशन के कुछ केसेस पेंडिंग है। लेकिन सवाल ये है कि आज 4 साल जब तकरीबन होने को हैं हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, तो इन पिछले 4 सालों में जो हमारे मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने कितनी तरक्की की, उन्होंने मईशत के लिए क्या काम किया। असल सवाल ये है कि आप अपने इन 4 साला इक़्तिदार के ज़िम्मेदार अब कौन है? क्या उसकी ज़िम्मेदारी भी जो है वो माजी की हुकूमतों की है या इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है? नाज़रीन, इस वक्त तमाम जो सूरत हाल है मईशत के हवाले से और सिक्योरिटी पॉलिसी जो तरतीब दी गई है इसके हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। माहिर माशियात डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। डॉक्टर साहब, इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ रहा है। आज भी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। कल हमने देखा कि जो बिजली की कीमत है उसमें 4 रुपए 30 पैसे इजाफा किया गया था। रुपए की कदर जो है वो मुसलसल घट रही है। इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में आ चुका है। ऐसे में जो अभी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी गई है जिसमें कहा गया है कि मईशत को एक खास इंपॉर्टेंस दी गई है, उसको सुप्रीम करार दिया गया है, इसको आप किस तराजुर से देखते हैं? देखिए, आई थिंक कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ कनेक्टेड है। अगर आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी या वो जो आउटपुट उसको जनरेट करनी चाहिए वो नहीं होगी, नेशनल सिक्योरिटी का जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब आप इसका एग्जाम्पल ये देखें कि सारी दुनिया में अगर कोरिया को ले लें, कोरिया जो था वो पाकिस्तान की इकोनॉमी और कोरिया की इकोनॉमी बराबर थी, और कोरिया पाकिस्तान से ज्यादा डिफेंस पे खर्च करता था। डिफेंस GDP रेशियो कोरिया की पाकिस्तान से ज्यादा थी। लेकिन आज अगर आप देखें तो ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके अपनी इकोनॉमी को दुनिया की एक टॉप इकोनॉमी बना दिया है। उनकी नेशनल सिक्योरिटी में भी सारी मॉडर्नाइजेशन भी आ गई है और वो अफोर्डेबल भी है। अगर आपकी इकोनॉमी श्रिंक करती जाएगी और आपकी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बढ़ती जाएंगी तो एक सिस्टम चीज नहीं है। सो आई थिंक कि नेशनल सिक्योरिटी पेपर का जो मेन मकसद है वो ये है कि एक तरफ तो हमारी नेशनल जो मिलिट्री और उसकी जरूरत है मॉडर्नाइजेशन की, उसके लिए बहुत आपको फाइनेंसेस चाहिए, और वो फाइनेंसेस जो है वो आपकी इकोनॉमी ने जनरेट करने हैं। इकोनॉमी ने इतने जनरेट करने हैं कि अवाम पे भी बोझ ना पड़े, अवाम की खुशहाली भी हो और आपकी डिफेंस सिक्योरिटी जो है वो भी बिल्कुल बहुत पुख्ता हो। तो इसमें जो मेन चीज है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोरिया का, अगर पाकिस्तान भी कोरिया की तरह डेवलप करता रहता, आज हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी साइज की होनी थी और नेशनल सिक्योरिटी के जो अखराजात थे उसका एक छोटा हिस्सा होना था उस पूरी इकोनॉमी का। इसकी वजह ये है कि हमने इकोनॉमिक मैनेजमेंट नहीं ठीक की, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज ठीक नहीं थी, और उनमें जो एलिमेंट था अपनी इकोनॉमी को प्रोडक्टिव बनाना या कंपेटिटिव करना, उन कामों पे हमने नहीं तवज्जो दी। इकोनॉमी की
जो मैनेजमेंट है उसको हमने 21वीं सदी में हम नहीं लेके आए, और ये सारी चीजें जो हैं अब हमें करनी पड़ रही हैं। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसमें आई थिंक कि मेन मकसद ये है कि भाई अब इकोनॉमी को आप मॉडर्न तरीकों से चलाएं, मॉडर्न प्रिंसिपल्स पे चलाएं, मार्केट्स को फंक्शन करने दें। हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है इकोनॉमी को, उसको डीरेगुलेट किया जाए और एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी हो, ताकि हमारे मुल्क पे जो कर्जे चढ़ चुके हैं, बैरून मुल्क के कर्जे, उनको हम सर्विस कम से कम कर सकें। और वो सर्विस जो है वो सिर्फ हमारी एक्सपोर्ट से होगी या रेमिटेंसेस से होगी। तीसरी चीज ये जो आ सकती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए भी आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ठीक करनी पड़ेगी और एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बहुत बेहतर करना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है मुल्क में वो बहुत बेहतर होनी पड़ेगी। और दहशतगर्दी की जो हमने नुकसान उठाया है पिछले 40 साल में, वो अब खत्म होगा और पाकिस्तान में भी अमन होगा, अफगानिस्तान में भी अमन होगा। और अगर हमारा हिंदुस्तान के साथ बातचीत के अमन आ सकता है और कश्मीर का फैसले हो सकते हैं, जो इतने स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको सेटल किया जा सकता है। ये हमारी लेकिन यानी इसके लिए लेकिन बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल के लिए जो है वो ज़रूरी ये है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो, हमारी मईशत बेहतर हो। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज जो हैं वो हमारी प्रोडक्टिव नहीं थी और कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए थी, तो क्या आप समझते हैं कि अब जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है इसके बाद जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कैपेबल है कि इसको ये जो स्ट्रेटजी पॉलिसी है, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी पॉलिसी है, इसको प्रोडक्टिव कर सके और मजीद कॉम्पिटिटिव लेवल पर लेकर जा सके? जी, इसमें एक चीज है कि अगर आप हमारा एनर्जी सेक्टर देखते हैं, तो एनर्जी सेक्टर में हम बैरून मुल्क इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। हम ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं, हम गैस भी इंपोर्ट करते हैं, हम कोला भी इंपोर्ट करते हैं। और इसकी एक वजह यह है कि पिछले 40 साल में हमने कोई डैम नहीं बनाया, कोई अपने मुल्क के अंदर बिजली की सोर्स पैदा नहीं की, हमने रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस नहीं किया। उसका नतीजा है कि हम इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हो गए हैं। और ये चीजें जो हैं ये सियासत की नजर हुई हैं बहुत सी चीजें। मसलन डैम्स अगर हम बना लेते 40 साल में, हमें कम से कम 10 डैम बना लेने चाहिए थे, तो आज हमारी बिजली का इंपोर्ट करने की जरूरत ना होती, आज हमारी बिजली सस्ती होती, आज हमारी कंपेटिटिवनेस बहुत बेहतर होती और हमारी इंडस्ट्री जो है वो दुनिया में compete कर सकती। सो एक ही चीज के साथ आप देखें कितना उसका नुकसान हुआ है जब उसको हमने प्रॉपर्ली नहीं किया। इस तरह हमने अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको डीरेगुलेट नहीं किया, आसानी नहीं पैदा की इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये चीजें जो हैं ये अब हमें करनी पड़ेगी, सारी डीरेगुलेशन करनी पड़ेगी, एनओसी कल्चर खत्म करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को फरोग देना पड़ेगा, अपनी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे डेवलप करना पड़ेगा। और ये इस तरह से नहीं हो सकता कि खर्चे करें जिसका रिटर्न ना आए। बहुत से हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपने देखा पिछले 10-12 सालों में, इनका रिटर्न कोई नहीं है। यहाँ बहुत महंगे हैं, बिजली के हमने कार लगाए हैं, बिजली घर, लेकिन इतने महंगे लगाए हैं कि उससे बिजली जो मिलती है वो हमें नॉन कॉम्पिटिटिव कर देती है। इसी तरह अगर आप ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट देखें जिनमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा, तो फिर भी आपकी इकोनॉमी नीचे गिरती है। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये आपको कह रही है कि अब आपने अपने अखराजात जो हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, के बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब आप मुल्क कर्जों पे जिंदा नहीं रह सकते। और ये प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही बात की है, जब आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं है और आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो फिर वो सारा का सारा बोझ अवाम पे आता है और अवाम की सिक्योरिटी जो है। डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ ये जिम्मेदारी भी तो वजीर आजम की बनती है कि वो मईशत को बेहतर मैय्यस की तरफ लेकर जाए।
जी बिल्कुल बनती है, और उसके लिए बड़े, ये अगर आप देखें, ये जो मिनी बजट है, इसका एक मकसद ये है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए ताकि हम रिफॉर्म्स कर सकें। और उसमें ये एक बहुत बड़ा पहलू था कि ये हमें प्रोग्राम करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर हम ना करते प्रोग्राम तो हमारी एकदम क्रेडिट रेटिंग गिरनी थी, जिससे हमारे अखराजात में एकदम बहुत जबरदस्त इजाफा होना था, और हमें फाइनेंशिंग के जो दरवाजे हैं वो सारे बंद हो जाने थे, और हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते। तो ये पूरी गोली लेनी पड़ी है, जिसका मकसद ये है कि अब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उनको हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें, डीरेगुलेट करें, इंडस्ट्री को मौका दें कि वो इन्वेस्ट करे और प्रोग्रेस करे। इस वक्त आप देखें कि हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो भी प्रॉफिटेबल, उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं, उनके पास लिक्विडिटी है। तो अगर हम अपनी डीरेगुलेशन करते हैं जिससे ये सारा जो पैसा है ये इन्वेस्ट होता है, और उन चीजों में इन्वेस्ट होता है जिसमें हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने फूड को बेहतर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को बेहतर कर सकते हैं, तो ये तमाम चीजें होंगी। सही। तो डॉक्टर साहब, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ी हैं, हमारे रेमिटेंसेस भी जो मौजूदा जो फिगर हमें हुकूमत ने दिए हैं वो उसमें रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी उनके मुताबिक जो है वो बढ़ रही है। तो इस वक्त मजीद ऐसे क्या मैयर्स लेने की ज़रूरत है कि हमारी जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जा सके? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अब आम आवाम से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टैक्स दें, लेकिन आप देखें कि हर छोटी से छोटी चीज़, एक पेन है, एक माचिस है, उस पर भी टैक्स लिया जा रहा है। तो टैक्स तो आवाम पे कर रही है, हर चीज पर जब टैक्स पे कर रही है तो फिर उससे मजीद मजीद टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, और वो बहरहाल आम आवाम की जो है वो जिम्मेदारी बन जाती है कि वो चीजें खरीदनी है, जब तो उस पर टैक्सेस मौजूद हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो फिर ये किसको कहा जाता है कि ये टैक्स नहीं पे कर रहे? और दूसरा ये कि मजीद क्या इकदाम करे हुकूमत के, ये एक्सपोर्ट्स में मजीद क्या मैयर्स लेने चाहिए, इंपोर्ट्स कम करनी चाहिए, तो उसके लिए क्या मैयर्स लेने चाहिए? देखिए, एक चीज तो है कि हमारे मुल्क पे बहुत ज्यादा बैरूनी मुल्क कर्जे हैं, और उनकी रीफाइनेंसिंग करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप IMF के पास गए। IMF ने आपको कहा है कि जो आपके अखराजात आती हैं बिजली पे, वो आप उसको हर वक्त सब्सिडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो कुव्वत नहीं। नंबर वन, हमें बिजली के निज़ाम को ठीक करना पड़ेगा, और उसमें जितने भी लॉसेज हैं वो खत्म करने पड़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को लाना पड़ेगा, और महंगे जो बिजली के कारखाने हैं उनको बंद करना पड़ेगा। ठीक है। उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिकली अपने जो इंडस्ट्री है उसको मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अब अपने इन्वेस्ट करें और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि डिवैल्यूएशन का एक मकसद ये भी था कि एक्सपोर्ट्स को जरा बेनिफिट मिले, एक्सपोर्ट्स के इंसेंटिव्स हो, और इंपोर्ट्स जो है वो डिस्करेज की जाए। तो वो अब सारी चीजें हो चुकी हैं। अब ये है कि हमने अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी ठीक रखनी है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रखना है, और डीरेगुलेशन करनी है ताकि ये इन्वेस्टमेंट का पहिया चल सके। और मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, इस वक्त हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर पे जो 40 साल से जंग थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब उसमें खासी कमी आ गई है, दहशतगर्दी में भी कमी आ गई है। पाकिस्तान में अब आप देख रहे हैं क्रिकेट टीम्स भी आना शुरू हो गई हैं, और इससे ट्रैवल भी शुरू। लेकिन पेंडेमिक जो है वो थोड़ा सा मसला है, लेकिन उसको भी पाकिस्तान ने ओवरकम कर लिया टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो आई थिंक कि पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त पॉसिबिलिटीज हैं ओपन है पाकिस्तान के लिए, और आपको ये बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं। अब आप देखें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उन्होंने खासी डीरेगुलेशन की है, और वहां पे बहुत सी चीजों को ठीक किया है। इसी तरह एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसके तहत वो ठीक हो रहा है। फिर हमारी हर कम से कम डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वो जो किसान है वो एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें यूरिया नहीं मिल रहा, उन्हें खाद नहीं। तो एक तरफ ये बात है कि हुकूमत जो है वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये शॉर्टेजेस भी सामने आ रही हैं। जी, इसमें चंद वजूहात हैं। एक तो ये है कि आपकी क्योंकि एग्रीकल्चर
क्रॉप्स अच्छे हुए हैं, 3-4 मेजर क्रॉप्स, फार्मर्स ज्यादा फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कंजम्पशन ऊपर जा रही है। दूसरा है कि इसमें डिसरप्शन भी है सप्लाई चेन। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जो है वो इंपोर्टेड फॉस्फेरिक एसिड पे डिपेंड करता है, फॉस्फेट्स की इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, उसमें डिसरप्शन है। गैस की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उसकी इश्यूज हैं। गैस की कमी भी है मुल्क में, उस तरीके से डेवलपमेंट अपनी सोर्सेज की गैस की नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अब दुरुस्त करने का टाइम है, और ये कोशिश पूरी कर रही है गवर्नमेंट के इनके ऊपर ओवरकम किया जाए। और मेरा ख्याल है कि अगले 2 साल में जो है ये खासा टर्न अराउंड हो सकता है, क्योंकि IMF के साथ एक प्रोग्राम, स्टेबल प्रोग्राम रहेगा, तो फिर आप ये तमाम रिफॉर्म भी कर सकेंगे और रीफाइनेंस जो आपने अपने कर्जे करने हैं वो भी हो जाएंगे, और आहिस्ता ग्रो करके इन मुश्किलात से निकल आएंगे। सही, अगर IMF का प्रोग्राम जो है वो स्टेबल होता है तो हम तमाम इन कर्जों से भी निकल आएंगे, और ये तमाम जो है ये सिचुएशन है। डॉक्टर सलमान शाह साहब कह रहे थे कि हम उनसे ज़रूर निकल आएंगे, और उनका ये भी कहना था कि जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के 30वें वज़ीर आज़म हैं, और उनकी हुकूमत को 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है और 1.5 साल उनकी हुकूमत का भी बाकी रह गया है। सवाल यह है कि इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तारीख में झांकें तो इसका जवाब नहीं में मिलता है, और अगर इमरान खान ये मुद्दत पूरी करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो कि अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। वैसे तो जो हुकूमती वज़रा हैं और हुकूमती अरकान हैं वो तो बार बार ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, बल्कि अगले 5 साल भी हमारे ही होंगे। लेकिन हकीकत क्या है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इस पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद मीर साहब ने। सजाद मीर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सजाद मीर साहब, अभी वज़ीर दाखिला का भी बयान आया है कि जो चारों शरीफ हैं वो सियासत से माइनस हो चुके हैं, इमरान खान अपनी मुद्दत जो है वो पूरी करेंगे। वैसे तो हम ये बाज़ जो हुकूमती वज़रा हैं उनसे और जो काबीना के अरकान हैं उनसे हम ये बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि अगले 5 साल भी हमारे ही होंगे, लेकिन हुकूमती कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए आप क्या देख रहे हैं? देखें, अगर हुकूमती कारकर्दगी की बात की जाए तो शायद 5 साल तो क्या, एक दिन भी आगे चलना मुश्किल नजर आता है। लेकिन देखिए, इस मुल्क की जो सियासत की हरकियात है उसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। वैसे ये कहना कि ये पहले वजीर आजम होंगे मेरे लिहाज से दुरुस्त नहीं है। जो वजीर आजम भुट्टो थे उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की थी, यानी कि उन्होंने अगर वक्त से पहले इलेक्शन का ऐलान किया था तो वो उनकी प्रोग्रेटिव थी, उनका हक था कि इलेक्शन को 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले अनाउंस कर दें। उन्होंने किया था, उनको ना किसी ने हटाया था, ना वो कहीं गए थे। उन्होंने जनरल इलेक्शन का ऐलान वक्त से जरा पहले कर दिया था, जो हर वजीर आजम का हक हुआ करता है। उनको अपने मंसब से हटाया नहीं गया था। हाँ, नवाज शरीफ के बारे में यह कहा जा सकता है कि ख्याल था कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और पूरी करते दिखाई भी देते थे, लेकिन आखिरी वक्त पर जब अदालती फैसला आया उसने सारा मसला तलपट करके रख दिया। अब भी हकायक तो यही बताते हैं कि अगर चलता रहे ये मामला तो उनको मुद्दत पूरी करना चाहिए, लेकिन जिस तरह उनके अपने खिलाड़ी जो है वो खिसक रहे हैं, उनके अपने साथी खिसक रहे हैं, अपोजिशन इस बात की कोशिश कर रही है कि कोई बंदोबस्त किया जाए। अपोजिशन की खामोशी को ये ना समझा जाए कि वो कमजोरी की बात है, ना अगर वो शोर मचाती है तो समझा जाए कि ये उनकी ताकत की अलामत है। बल्कि सिचुएशन अगर ऐसी पैदा हो जाए कि हुकूमत का बदलना नागुज़ीर भी हो जाए और हुकूमत को बदलने के सारे प्लेयर इकट्ठे भी हो जाए तो बदला जा सकता है। लाजमी नहीं है कि जब एस्टैब्लिशमेंट फैसला कर ले कि हमने हुकूमत को बदलना है तो हुकूमत बदल दी जाए। जब पहली बार बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ ने एक तरह की नो कॉन्टेस्ट मूवमेंट लेकर आए थे और छांगा मांगा और मरी और पता नहीं क्या क्या तरह की बातें होती हैं रही आज तक, उस वक्त इंटेलिजेंस के अदारों की एक खुफिया कार्रवाई पकड़ी गई जो बेनजीर ने पकड़ी। नतीजे के तौर पर जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर थे
असलम बेग ने उनको बरतरफ कर दिया। ये अनप्रेसिडेंटेड था पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन ये भी हुआ। इसलिए जिस तरह की हरकियात या सियासत थी उसमें आप कुछ नहीं कह सकते क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अगर नाअहली की बात की जाए, मुल्क के हालात की बात की जाए, पार्टी के अपने अंदर की बात की जाए, पार्टी के बाहर लोगों की एक जज्बात की बात की जाए, तो ये हुकूमत अपना वक्त पूरा करते दिखाई नहीं देती। लेकिन न जाने इसमें स्टेक होल्डर्स का क्या इंटरेस्ट हो, उन लोगों को जो ताकत के पीछे होते हैं, खुद अपोजिशन को, अपोजिशन में गद्दारी की अपनी मसलतें हैं, नवाज शरीफ की अपनी मसलतें हैं। अगर ये सारी मसलतें इकट्ठी हो जाएं और किसी एक फार्मूले पर इकट्ठे हो जाएं, अपोजिशन भी और स्टेक होल्डर भी, तब हुकूमत बदली जा सकती है। वरना इमरान खान यूं ही चलते रहेंगे और मुल्क भी यूं ही चलता रहेगा, मुल्क के हालात भी डामाडोल रहेंगे। इनकी बेहतरी की तवक्को भी नहीं की जा सकती इस हुकूमत के बदलने के बगैर। ये बात तो हकीकत है। और अगर ये सारे फरीक इसको रियलाइज कर तो हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी। वरना अगर सारे अपने अपने इक़्तिदार की जंग लड़ते रहें, अपनी अपनी मसलतों का शिकार होते रहें, वो स्टेक होल्डर भी जो पुष्टपना होते हैं और वो अपोजिशन भी जो सामने है, तो फिर हुकूमत नहीं बदली जा सकती। सही, कारकर्दगी की बिना पर जो है वो हुकूमत को तब्दील होना चाहिए, लेकिन जमहूरियत के तसलसल और मजबूती के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे। अच्छा सजाद मीर साहब, जो ये खबरें आ रही हैं कि PTI के अपने लोग भी जो जैसे उनकी आवाज़ें आ रही हैं, PTI के अपने अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ख़ासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन है, और अभी बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी जो है वो आने वाला है, करीब है, तो क्या समझते हैं कि जो हुकूमत के अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं, उनकी अपनी आवाज़ें आ रही हैं, उनके वो किस हद तक हुकूमत को जो है प्रेशराइज कर सकती हैं? देखें जी, वो सारे जितने लोग हैं जिनको जब तक इशारा नहीं मिलता ये बदलेंगे नहीं। और अगर उनकी दबाव के तहत इमरान खान कोई इस्लाह की कोशिश करता है तो ये भी मुश्किल दिखाई देता है। इमरान खान बहुत स्टबर्न आदमी है, जिद्दी तो नहीं मैं कहूंगा, मैं जिस बात को वो डट जाता है वो डट जाता है, वो डटा हुआ अपनी बात पर, वो अपनी ही चीज को सही समझता है। लेकिन ऐसे लोगों की ये बात भी होती है कि जब मुश्किल देखते हैं तो फिर यू टर्न लेते हुए भी डरते और यू टर्न ले लिया करते हैं। अगर उन्होंने कोई, देखिए जिन पॉलिसियों पर वो गामजन है, इस पर कोई आने वाली हुकूमतें भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकती। इसलिए अपोजिशन की एक बड़ी कुव्वत जो है, खासतौर पर नून लीग की, वो 1 साल के लिए इक़्तिदार देने को तैयार नहीं है। उनका ख्याल है कि अगर नो कॉन्फिडेंस भी आए तो नया वज़ीर आज़म आते ही जनरल इलेक्शन का ऐलान करे, असेंबली छोड़ दे। इसका मतलब है कि 5 साल के लिए नई हुकूमत आए तो शायद वो 2-2.5 साल के अंदर डिलीवर कर सके। वरना किसी हुकूमत का 1 साल के लिए आना अपने आप को बदनाम करना है। जरदारी साहब की पॉलिसी डिफरेंट दिखाई देती है। वो गालिबन से समझते हैं कि अगर उनको 1 साल के लिए हुकूमत दे दी जाए वफाकी, तो शायद वो जोड़ तोड़ करके कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लें कि आने वाले दिनों में वो इक़्तिदार में मजीद रह सकें। ना रह सकें तो कम से कम एक बार वफाक में दोबारा तो आ जाए। तो चुनांचे हर एक की पॉलिसियां अलग अलग हैं, अपनी तरह की हैं, वो उसी पर अमल और उसी पर काम करते हैं। सही सजाद मीर साहब, लेकिन जो वज़रा हैं वो जब जाएंगे आवाम के सामने और आवाम को जवाब दें, ऑब्वियसली अगले इलेक्शंस के लिए जब उन्होंने जाना है और अभी बल्दियाती इलेक्शंस के लिए भी उन्होंने अपने अपने हलकों में जाना है, तो बहरहाल वो आवाम को जवाब दें और अगले वोट के लिए वो किस मुंह से जाएंगे। और जब परवेज़ खटक साहब हैं या नूर आलम खान साहब हैं, वो दोनों ही जब ये बात करते हैं कि वोट लेने हैं हमने आवाम से और हम अपने आवाम को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, तो ये उनकी बात जो है वो रियलिटी है। तो वज़ीर आज़म जो हैं उनको इस बात को समझना नहीं चाहिए कि ये एक्चुअली रियलिटी ये है कि इन वोट्स के जरिए जो है वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो फिर उनको कैसे जवाब देना है, ये भी तो उनको तरीका बताएं। अच्छा, वज़ीर आज़म एक अजीब मखमसे का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है। एक तरफ तो इनको इस बात का एतमाद है कि वो बहुत पॉपुलर है और उनकी ताकत की वजह से तमाम लोग इलेक्ट होके आए हैं, वो नहीं बल्कि तमाम लोग उनकी वजह से इलेक्ट होके आए। दूसरा, उनको इस बात का भी एहसास है कि उनका इक़्तिदार में आना सिर्फ उनकी अपनी कुव्वत की वजह से नहीं है बल्कि पुष्टपनाई की वजह से है। और उनका ख्याल ये है कि उन्होंने बाकी 2 ऑप्शन जो हैं, जरदारी का या नवाज शरीफ का, उसको इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट के सामने कि अब वो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं रहे और वो इमरान खान अकेले ऑप्शन रह गए हैं। अब उन्होंने उनसे भी बिगाड़ ली है, तो वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि क्या करें। ना वो एस्टेब्लिशमेंट के पास वापस जाने की गट्स रखते हैं, मैं गट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, वो इस तरह की जिद्दी आदमी है तो शायद मुश्किल उनके लिए हो कि दोबारा उनके पास जाना। दूसरी तरफ दार के तकाज़ों को वो समझते हैं
जब अवाम में अगर अनपॉपुलर हो जाएंगे तो फिर उनकी कुव्वत बिल्कुल बाकी नहीं रहती। लेकिन शायद उनके लिए अवाम में अपने आप को रीएस्टैब्लिश करना इस वक्त इस मरहले पर महंगाई पर काबू पाए बगैर मुमकिन नहीं है। और महंगाई पर काबू पाना प्रेजेंट सिचुएशन में या उन पॉलिसियों के तहत जो वो शुरू हो चुकी है 3 साल से, और उनका जो एक नेचुरल प्रोसेस है, उनकी नेचुरल जो एक कुव्वत पैदा हो गई है, एक पावर जनरेट हो गई है, उसको रोकना भी आसान नहीं है। जो पहिया चल पड़ा है उसकी रुकावट के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। वो पहिया चलता रहेगा और शायद महंगाई का ये तूफान जो है उनके खिलाफ एक फजा पैदा करेगा। और ऐसी सूरत में हुआ यह करता है कि लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देखते हैं या उस पुष्टपनाही की तरफ से देखते हैं जिसकी इमरान खान को एहसास है कि उसकी वजह से वो जहां पावर में आए हैं, तो वो फिर उधर देखने की पोजीशन में अगर खुद को नहीं पाएंगे तो वो एक बेबसी का जार करेंगे। लेकिन सजाद मीर साहब, टोटली कहीं पर भी पूरी दुनिया में इलेक्शंस होते हैं, बहुत सी जगह पे कंट्रोल्ड इलेक्शंस होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि 100% कंट्रोल्ड इलेक्शंस कहीं पर भी नहीं होते। बहरहाल जो अवाम का वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वज़ीर आज़म को इससे जो है वो नजरें नहीं साइड पर करनी चाहिए, नजरें नहीं जो है वो इससे चुरानी चाहिए। क्या अब आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म अपनी शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं कि अगली दफा तो अब इक़्तिदार में आना नहीं है, तो अब इस सब का कोई फायदा नहीं है? क्या ऐसा भी मुमकिन है? नहीं, शायद ये ऐसी बात नहीं है। वो रूहानी एतबार या सितारों की चाल पर या कुछ भी कह लीजिए ज्यादा एतबार करते हैं। उनका ख्याल ये कि वो किसी न किसी तरह से ये 3 महीने निकाल लेंगे। यानी वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 5 साल भी उनके हो सकते हैं, चाहे वो अगर एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ नहीं है और अवाम भी उनके साथ नहीं है, उसके बावजूद वो अगले 5 साल भी जो है वो इक़्तिदार के में आ सकते हैं। कि वो ये बात, वो असल में उनका मिजाज ये है कि वो इस बात का ख्वाब भी देख रहे हैं लेकिन कुछ डर भी, और इस वक्त जब उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी पॉलिसियों से साफ यहाँ हो रहा है। वरना वो परवेज खट्टक की बात सुनकर उठ के जाने की कोशिश ना कर। वो जमे रहते, बैठे रहते, डांट देते कि नहीं करना तो जाओ। ये नहीं कहते वोट नहीं देना तो मैं किसी और को सौंप देता हूँ, बल्कि ये कहते कि अगर तुमने वोट नहीं देना जाओ, मुझे परवाह नहीं है इसकी। तो ये उनकी जो एक लैंग्वेज भी बदली हुई है और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई है और उनका अंदाज और उसलूब भी बदला हुआ है। ये बहुत कुछ जाहिर करता है। सही। तो अभी ये जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उस पर हुकूमती कारकर्दगी आप क्या समझते हैं कि जो दूसरा मरहला है, कुछ मय्यज़ लिए भी गए हैं पहले मरहले के बाद से, तो क्या जो है वो हुकूमती कारकर्दगी, जो अभी गैस का बहरान है वो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा शदीद है और KPK में इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं और गैस की किल्लत होने की वजह से मज़ीद गैस कनेक्शंस भी नहीं दे रहे, तो क्या आप देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कम बैक कर पाएगी इस दूसरे मरहले में? अभी तक तो इमरान ने जो काम किए हैं पार्टी की तंजीम को तोड़ा है और उसकी जगह से 4 वजीरों को मुकर्रर किया या 5 वजीरों को मुकर्रर किया है। वो डिलीवर करने वाला नहीं है। वो ये कहता है कि पार्टी अब कुछ नहीं करेगी, हुकूमत करेगी, यानी हुकूमत के वजीर करेंगे। और ये कहने तो, और उनमें से भी कुछ लोगों को इनके खिलाफ है। बस परवेज खट्टक को उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा दिया है, वो तो हथियार डाल गया है। वो कहता भी आपकी पॉलिसियों से हम अब कहां वोट मांगने जाएंगे। लोग वो जब कहता मैं वोट नहीं दूंगा तो उसका मतलब होता है खैबर पख्तूनख्वा आपको वोट नहीं देगा। तो ये सारी सूरत हाल है जो फ्रस्ट्रेशन का इजहार करती है वो मौजूद है। अगर कोई और बड़ी दाव खेलना चाहते हैं या कोई एक मौजा हो जाता है तो वो हो सकता है। हालांकि जिस इलाकों में ये इलेक्शन हारे हैं वो इलाके हैं जो इनकी असल कुव्वत थे, और बाकी जो इलाके हैं उनमें तो दूसरी ताकतें ज्यादा कुव्वत रखती है। मुस्लिम लीग नून भी वहां कुव्वत रखती है, जमात इस्लामी की भी वहां है, UNY की तो है ही है, ANP की है ही है। तो ये सारी सूरत ये बताती हैं कि मुश्किल वक्त है आने वाले दिनों में इमरान के लिए, और कम से कम पंजाब में इलेक्शन कराना आसान नहीं है। कहना आसान है लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। सही। लेकिन सजाद मीर साहब, जो अभी बल्दियाती इलेक्शंस का जो पहला मरहला हुआ है उसमें जो कुछ सर्वेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि PTI ने अपनी वहां पर पॉपुलैरिटी खोई नहीं है, बल्कि एक्चुअली ये इस वजह से हुआ है कि वहां पर जो टिकट्स हैं वो रॉन्ग पर्सन्स को दे दिए गए, राइट पर्सन्स को नहीं दिए गए। इसकी वजह से जो है, वरना अदरवाइज जो है वो इमरान खान अभी भी वहां पर बहुत पॉपुलर है। नहीं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी आ रही है। देखिए, आप हैरान होंगे कि एक पार्टी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ सेंट्रल पंजाब की पार्टी यानी नून लीग, और पंजाब में तो पॉपुलर है ही, लेकिन पूरे मुल्क की एवरेज भी ये निकलती है कि नून लीग को इस वक्त एज हासिल है PTI पर। ये सर्वे भी तो आता है ना जी। तो सारी बातें, जो सर्वे सारी बातें अगर तजिया करें
तो आसान वक्त नहीं है इमरान खान के लिए वाले 3 महीने। इमरान खान को खुद एहसास है, जैसे मैं कह रहा हूं कि वो कोई जायचा निकाला है या कोई रूहानी कुव्वत से मालूम किया है या सितारों की चाल से मालूम किया है या सचमुच उनका सियासी तजिया, मुझे कुछ नहीं पता या उनकी मालूमात ऐसी हैं, लेकिन सचमुच ये आने वाला वक्त जो है 90 दिन कह लीजिए, पहले 90 दिन उनके लिए बड़े कुछ करके दिखाने के दिन थे, और अब ये 90 दिन जो है बहुत उनके लिए मुश्किल दिन है। उनको खुद एहसास है, ये 90 दिन गुजर जाने दीजिए, देखते हैं इन दिनों में क्या कुछ होगा। अभी आप कुछ नहीं कह सकते उनके इक़्तिदार की कंटिन्यूटी के बारे में भी और खत्म होने के बारे में। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अपने लोगों को, जिनकी तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं, जो लोग जो है वो इस वक्त पीटीआई छोड़ने को भी तैयार बैठे हैं, ये आवाजें भी आ रही हैं, तो अपने लोगों को मुतमईन कर सकेंगे? अगर वो मुतमिन कर भी दें तो क्या वो लोग अवाम को मुतमिन कर सकेंगे? अगर परवेज खट्टर को मुतमिन कर लें तो क्या परवेज खट्टर अपने वोटर्स को मुतमिन कर सकेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अगर वोटर उखड़ गए हैं तो ये आवाजें जो आती हैं सामने, ये आवाजें सामने सुन लेने से कुछ मसला तय हो जाएगा? ये बहुत बड़ा इफन बट्स है। इलेक्शन का मजाज जो होता है बड़ा अजीब हुआ करता है, और हम कुछ नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में उसका क्या रुख इख्तियार करे और किस तरह जाएंगे। तो मीर साहब -1 की ऑप्शन हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन फिर मुस्लिम लीग को तो ये पसंद है कि जब -1 हो जाए तो उसके बाद नए इलेक्शन का ऐलान हो, और पीपल्स पार्टी को ये है कि उसका बंदा मुकर्रर हो। लेकिन विद इन पार्टी अगर -1 किया जाए तो फिर एक नया नक्शा बनता है। क्या शायद खाकान अब्बासी की तरह बाकी वक्त भी पीटीआई को दिया जाता है, या इसका क्या मकसद होगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता। और इमरान के बगैर पीटीआई क्या कुछ डिलीवर कर सकती है, और इमरान बाहर आकर क्या खतरा बन सकता है, या वो एक ऐसी कुव्वत बनेगा जिसका कोई असर नहीं होगा आने वाले दिनों की सियासियात पर, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। सही, बहुत शुक्रिया सजाब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। और अभी आपको बताएं कि नाजरीन, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत जो है वो बढ़ती जा रही है, गैस बहरान बढ़ता जा रहा है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, और लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद और सरगोदा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त जो गैस की किल्लत है वो बरकरार है और शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिन्होंने गैस बहरान की जिम्मेदारी साबिका हुकूमत पर डाली है, और ये भी कहा है कि हमसे गैस के मसले पर कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन ज़्यादातर जिम्मेदार इसकी साबिका हुकूमत है। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने दौर में महंगे गैस के सौदे किए हैं और गैस की किल्लत पर माजी की हुकूमतें जिम्मेदार हैं। फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि बिलाशुबा महंगाई है, ताहम जो SPI है वो 3 माह से नीचे जा रहा है, जहां अदायगियां नहीं हो रही वहां पर लोड शेडिंग जो है वो बरकरार है। और जो इस वक्त क्या सूरत हाल है गैस की और किस वजह से है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट अरशद अब्बासी साहब। उनसे बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि गैस का बहरान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है। और पिछले साल भी गैस का बहरान था, लेकिन हर साल बाद हम देखते हैं कि गैस का बहरान जो है वो शदीद तर होता जा रहा है। अरशद अब्बासी साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूंगी। अरशद अब्बासी साहब, हमाद अजहर साहब तो कह रहे हैं कि मुल्क में जो गैस के ज़खायर हैं वो अगले 10 साल के लिए रह गए हैं। हर साल गैस की पैदावार में 9% की जो है वो कमी हो रही है। आप इन फिगर्स के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक तो बात ठीक है कि गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, लेकिन गैस के ज़खायर में इजाफा करना किसका काम है? ये कौन सा मुल्क आएगा जो यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन करेगा? और पाकिस्तान का भी मोर देन 50% एरिया तो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ। यानी हमने वहां पे गैस ऑयल तलाश करने के लिए ना कोई एफर्ट किया, ना मेहनत की है, जबकि कई ऑयल एंड गैस कंपनियां अपनी पाकिस्तान की हैं। अब ये कैसे ये कह सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए हमें कोई इल्म भी नहीं है? क्योंकि 3.5 साल पहले तकरीबन 20 से ज्यादा पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट्स, जिसमें बड़े बड़े जिम्मेदार लोग थे, जो कि रिटायर्ड पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी थे, कहते हैं नॉलेज को अपना इस्तेमाल करते हुए एक पूरा इनको रोड मैप बना के दिया कि देखें आप 5 साल से 6 साल के अंदर ऑयल और गैस के अंदर ही खुद कफील हो सकते हैं भाई। और उस रिपोर्ट का नाम हेल्प था। आप यकीन करें कि आज 3.5 साल हो गए,
एक स्टेप उसकी तरफ लेंगे, तो जब एक स्टेप, एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे नहीं, एक नए दृष्टि की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपके जो जखायर है, जमजमा है, सुई गैस है, कादराबाद है, ये तो इसकी लिमिट होती है। ये तो नहीं कि सारी में चलते, ये तो कम हो गए, ये तो बच्चे को पता होगा। तो असल बात ये है कि हमने जो ऑयल एंड गैस के अंदर जो ये मिनिस्टर्स आए या स्पेशल असिस्टेंट्स आए, अल्लाह माशा पाकिस्तान में ऐसे चुनके लगाए कि मेरे ख्याल में, मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि इंतहाई जिनकी क्रेडिबिलिटी लूज थी, इंतहाई बदनाम ज़माना, जैसे नदीम बाबर जिसके 2 अपने IPP चल रहे थे, 2 साल तो वो रहा, उसके मतलब आप खुद कई पता करा दीजिए क्या उनकी रिप्यूट थी इंटरनेशनल या नेशनल। फिर ताबिश गोर आए, वो रहे। अब आप देखिए हमाद अजहर साहब रहे, देखिए जिन्हें आप कह सकते हैं कि एक स्मार्ट आदमी है, यंग आदमी है, ये एक तरह का अमराज शहीद है इमरान खान का, ये तो बात तस्लीम करने को बिल्कुल तैयार है कि बहुत लाडले है। लेकिन बताइए कि इनका क्या ताल्लुक है ऑयल एंड गैस से? ये देखेंगे उन लोगों की तरफ कि जिनके चूल्हे अब नहीं चल रहे, ये देखेंगे ऑयल एंड गैस के मिसाइल जहाँ पे LNG की प्राइस $30 होगी, अब वो महंगी गैस ला रहे हैं, या ये पाकिस्तान के उन लोगों में शामिल हैं जो ये हमेशा एक ही वतीरा रहा है या एक ही नैरेटिव रहा है कि पाकिस्तान में गैस ही है, कोई बात नहीं जी, हम तो वो LNG लेके आ जाएंगे, जैसे पहले एक मौलाना शाह शहजाद अब्बासी साहब थी। तो मैं आपके लिए एक प्रोग्राम में बताना चाहता हूँ, कभी आपने नाम सुना होगा शेल गैस। देखिए इस साजिश ने अमेरिका में शेल गैस के ऊपर काम किया हुआ है। यहाँ मेरी इस रिपोर्ट के ऊपर इमरान खान साहब ने 2017 में इसकी इनॉग्रेशन की है। इन अल्फाज के साथ जब मैं आऊंगा तो सबसे पहले एक ही काम करूंगा, हम पाकिस्तान में शेल गैस शुरू को एक्सप्लोर करेंगे जिसके जखायर 105 TCF है, यानी अगर 8 हर घर से 8 TCF डेली दें तो अगले 200 साल हमारे खत्म नहीं होगी। और जिसके लिए हमने कोई जिसे कहते हैं ना, कोई पापड़ नहीं बेल रखे, सिर्फ एक लाइसेंसिंग करनी थी, इंटरनेशनल नहीं ब्लॉक ऑक्शन करना था। इंटरनेशनल जो ऑयल गैस की बड़ी बड़ी कंपनी के आए यहाँ पे शेल गैस को एक्सप्लोर करें और आप यहाँ निकालें, आप भी प्रॉफिट लेके जाएं, हमारे लोगों को भी दें, ताकि हमारी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे आए। देखिए उस मुल्क में क्या हाल होगा जहाँ पे गैस के लिए कारखाने बंद पड़े हुए हैं, घरों में गैस आ नहीं रही, या उस मुल्क में क्या कहेंगे, जैसे कुछ दिन पहले जो कि अभी स्कैम स्कैंडल आया है कि LPG हम ला रहे हैं किसी और मुल्क के नाम से, ईरान से। यानी मैं आपको बताऊं क्या गैस का बुरान जहाँ पे है, अफगानिस्तान में देखिए हमने कितनी मिनट की कितने हमने नारे लगाए, ये खाए कि ओ क्या बात, हमने दुनिया फतह कर ली, दुनिया फतह कर ली, बहुत अच्छी बात है। आप क्या तुर्कमेनिस्तान से LPG ला सकते हैं सस्ते दामों? क्या वो जो तैरती गैस पाइपलाइन थी उसे मुकम्मल करेंगे? देखिए हम तो ईरान ने 2 बिलियन CF की गैस पाइपलाइन टर्मिनेट की बॉर्डर पे, उसको आगे नहीं ला सकते। नालायकी की मैं ये बात बताऊं आप तो बड़ी दुख भरी बात है, बल्कि मेरे साथ बाहर से बात कुछ कर रहा हूँ जहाँ गैस नहीं है। तो अब आप देखिए, या तो आप लोगों को इस गैस के जमीले में डालते ही ना इस तरफ लगाते, ना इतनी जैसे बाकी दुनिया के मुल्क हैं। तो अरशद आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे शेल का जो प्रोजेक्ट है, आपने कहा लाइसेंसिंग की इसके लिए सिर्फ ज़रूरत थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो इसको क्यों जो है वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाई, या उसकी जो है नाअहली है, कोई फेलियर है, या फिर वजह कुछ और है? देखिए एक मैं आपको बताता हूँ, एक इग्नोरेंस भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है और एरोगेंस भी। यानी आप देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं कहता हूँ दुनिया का हम भी बड़े बड़े लोग देखते हैं, मिलते भी ये भी देखते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि किस तरह का नेचर, किस तरह की बात हमारे साथ करते हैं? आपको लगता है कि ये मुल्क में खुदा हो गए इस चीज की? ये वही है जैसे 5 दिन के ऊपर पाँव रख लेने देने की नालायकी भी है, बहुत नालायकी के अलावा
एक नाहली भी है और इसके अलावा इंतहाई मगरूरपना। देखिए इस दुनिया में सब दुनिया से चले जाना, कोई भी नहीं रहना। मैं इस प्रोग्राम के पात्र से बात कहूंगा कि मैंने इस ख्याल में बड़े कम लोग देखे हैं दुनिया में, इस दुनिया में कि मैं इतना हुआ है। इसमें तो आप देखें शायद बाइडेन में नहीं है, अमेरिकन सदर में नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, मैं ये बातें इसलिए करना पड़ता हूँ ये कि ये शख्सियात की ये जो खूबियां हैं, ये खूबियां आवाम तक नीचे आ रही। सही है। आपको लगता है कि जो इमरान खान है उन्होंने तैनातियां जो हैं वो दुरुस्त नहीं की हैं और जो है इसी वजह से है, और कुछ नाअहली भी है, कुछ फेलियर्स हैं हुकूमत के। अच्छा, फवाद साहब ने कहा कि जो एनर्जी सेक्टर है, जब हमने उससे बात की तो मैं चूंकि उससे आइडिया लेता रहता हूं और उनसे बात होती रहती है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है इसको डीरेगुलेट कर देते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर है वो गैस को मंगवाएगा और देगा, हम सिर्फ उसको रेगुलेट करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि ये सिस्टम जो है वो कितना एफिशिएंट वर्क कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये हल दुरुस्त है, इस तरफ मूव करना चाहिए हुकूमत को? देखिए बात ये कि 3.5 साल के बाद अगर ये इन्होंने फैसला किया है तो जब 4.5 साल हो गए, तो क्या जबरदस्त बात की है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो लिमिट्स टेन्योर होता है 4 साल का होता है। तो अगर आप जाके इन्होंने खाली यही फैसला किया है तो देखिए फवाद चौधरी साहब की समझ बादशाह आती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की वो बातें कर रहे हैं, किस तरह की वो बात करते हैं। तो देखिए बात ये है इनके दलाइल टीम दुनिया भर में आए गवर्नमेंट का वजीर नहीं जाता, ना कोई गवर्नमेंट का अफसर जाता है, जाते सारी ऑयल कंपनी जाती और वो एक उसके कहते हैं ओपन ब्लॉक ऑक्शन होती है, वो काम करते हैं। इनका काम थोड़ा आपके ख्याल ये काम करेंगे क्यों? दुनिया में ये फील्ड फिजाकारी नहीं है। अगर आप समझ लीजिए थोड़ा वो जी ऐसे होता है तो इसका मतलब आप इससे अंदाजा लगाएं कि मेरे ख्याल में हमारी इस गुफ्तगू में आप समझ लेंगे ये इख्तियार क्या होता है कि आपने एक लाइसेंसिंग देनी है कि जैसे आप लाहौर में तो भाई देखने जाएं, आप रावी के पास ये वाली कंपनी काम करेगी, मालेडा में ये कंपनी काम करेगी, गुजराला में ये काम करेगी। ये ब्लॉक से ये इनको डिवाइड करना होता है मुख्य आइना। और वो कहते हैं वो जो कागज देते हैं, जो ज्यादा उनको नामा मिलती है, जो A4 साइज होता है, एक कागज का होता है, उसे लाइसेंस कहते हैं। ये बात आप समझ लें कितनी आसानी से होती है। तो अगर आप समझ गई हैं इस बात को तो इनको 3.5 साल लगा लें तो अंदाजा लगा लें कि इनकी कैपेसिटी सीखने की कितनी, मैं यही कहूँगा। सही। और जो अभी हमाद अजहर साहब ने कहा है कि मुस्तकबिल में तलब पूरी करने के लिए दरामदी गैस का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा, यानी नए प्रोजेक्ट्स लगाने का नहीं सोचा जा रहा, दरामदी गैस बढ़ाने का जो है वो सोचा जा रहा है, इंपोर्ट करने का सोचा जा रहा है। लेकिन गैस को हमने देखा है कि गैस राइट टाइम पे नहीं मंगवाई जाती, राइट टाइम पे टेंडर्स नहीं किए जाते और उसकी वजह से हमें मजीद महंगी जो है वो गैस खरीदना पड़ती है। इसमें हम किसको जिम्मेदार ठहराएं कि और उसका इन दी एंड जो बोझ है वो आवाम पर पड़ता है? आवाम को गैस अवेलेबल भी नहीं होती और महंगे दामों भी मिलती है। देखिए पिछली गवर्नमेंट ने जाहिर है कि एलएनजी का अंदर लगाए थे। तो एक बात ये बात है कि पाकिस्तान में एक जो ऑयल इंपोर्टर होते थे वही एलएनजी इंपोर्टर भी वो उसके भी हमारे पास एक काफी वापसी आ चुका हुआ है। तो वो एक तरफ कर देखिए एलएनजी नहीं आई तो ये हो गया, एलएनजी नहीं आ गई तो ये हो गया। देखिए हमारा जो नैरेटिव है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि देखें सस्ती गैस पाकिस्तान में मिलती है। आप सुई गैस में जो गैस वो जो सुई में रिसीव है उसकी आज भी कीमत $2 है। आप जो ओपन मार्केट में उठा लें वो $30 की, क्या कंपटीशन, क्या बात करते हैं। तो वो अगर ये बात दूसरी तरफ चली जाती है कि जी देखिए एनर्जी राइट साइड से हुई और फिर ये काम हो गया, ये हो गया। हमारी सबकी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमने इन ऑयल इंपोर्टर एनर्जी इंपोर्टर मार्केट से बचना है और इस तरफ जाना है कि इस मुल्क में ऑयल गैस जो कि 30% एरिया एक्सप्लोर नहीं हुआ, जैसे नॉर्थ हिंदुस्तान है, कोलू है, केपी गई एरिया, शेल गैस है, हमने इधर जाना।
ये जो इम्पोर्ट लाना है, करकश लानी है, जल्दी लाना है, ये करना है, ये एक बड़ी गलत डायरेक्शन है। हम से सही तो जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मैं यही कहना चाहता हूँ। सही तो अरशद अब्बासी साहब, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो गैस है वो कम हो रही है, 9% हर साल जो है गैस की पैदावार कम हो रही है। ये तो वो जो ऑलरेडी प्लांट्स जो जहाँ ये वो ज़खायर हैं जहाँ से गैस निकल रही है। मज़ीद ज़खायर, आपने कहा कि मज़ीद ज़खायर जो है उनको जो है वो दरियाफ्त नहीं किया जा रहा, उनकी तरफ मूव नहीं किया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमारी तरफ से तमाम सनतें चल रही हैं, बहरान या किल्लत हुई है, लेकिन कोई भी जो सनत है उसको किसी एक को भी गैस की सप्लाई बंद नहीं हुई। लेकिन हम देख रहे हैं ना घरों को प्रॉपरली मिल रही है और सनतें हैं वो भी यही इसी का रोना रो रही हैं। तो इतने जो है वो वसूख के साथ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो हमारे वज़रा इस तरह के बयानात दे रहे हैं, और जो परवेज़ खटक साहब ने भी कल इसी मामले पर जो है वो पार्लिमानी इजलास जो था उनकी पार्टी का, उसमें भी उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको भी झटक दिया। देखिए, अभी तो ये हो गया कि कोई बंदा जब सरकार कोई हुकूमती कोई वजीर बात करे तो क्या आप उस पर एतबार कर सकते हैं कि जी सरकारी सारी इंडस्ट्री चल रही है, क्या बात है, लोगों के घरों में गैस आ रही है, झूठ बोलते हैं। ये बातें अगर काश ऐसा होता तो आप लोग क्या देखते कि यही लोग इसके क्या इनके हम जीतना चाहते। और लेकिन मुझे अफसोस की बात थी कि ये झूठ बोल रहे हैं उस वक्त जबकि इमरान खान साहब ने कहा है कि ये रियासत मदीना है। देखिए, रियासत मदीना में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, तारिक जमील साहब भी किसी आलम से पूछ लें कि ऐसी अगर वो आप इराक को दोबारा लाना चाहते हैं, वहां पे इस तरह ब्लैकेंट झूठ बोल रहे हैं, तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है। शायद पहली जो बात आ जाती है इस्लाम में कि झूठ बोलना शायद एक बुराइयों में सबसे टॉप की बड़ी बुराई यही है। इंटरनेशनली तो देखिए ना, ये कहा जाता है कि कोई भी जो लीडर है उसका जो पहला ट्रेड एक ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि वो सच बोलेगा, वो सादिक व अमीन होगा। हम मुसलमान हैं, हमने बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। अगर वहां पे इस तरह की बात करते हैं कि इंडस्ट्री पूरी चल रही है, गैस की कहीं की किल्लत है, तो फिर उस पर जी कुछ नहीं कह सकते, मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ वो लिखा होता है और मेरा ईमान भी है कि अल्लाह देख रहा है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये झूठ है, सही झूठ है। सही। अच्छा अरशद अब्बासी साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि एलएनजी हम इंपोर्ट करते हैं, तो जो हमाद रज़ा साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हम घरेलू सारिफीन को भी इस नेटवर्क में शामिल करते हैं तो हमें 100 अरब से ज़्यादा का नुकसान होगा। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि ये इतना नुकसान होगा? और वैसे भी आवाम जो है वो इतने पैसे गैस जो है वो इतनी महंगी ख़रीद रहे हैं, जो उनकी लोकल गैस है वो भी इतनी महंगी ख़रीद रहे हैं, तो उससे ऑलरेडी महंगी ख़रीद रहे हैं, थोड़ी सी और महंगी ख़रीद लेंगे तो वो फर्क तो पूरा हो जाएगा। लेना तो इन्होंने आवाम से ही है। एक बात है, अब आवाम को नहीं मिल रहे तो देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे एरिया हैं, बहुत सारे एरिया हैं। ये तो जितने सार्फिन उधर हैं, बस हमें हार्डली पाकिस्तान में 30% कवर है, नहीं 10 to 12% है। तो मुझे बताइए बाकी लोग तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उससे प्राइस एलएनजी की कम है कंपैरेटिव में, तो फिर लोग ये भी ले लेंगे। कम तुमको ये तो एक मसला तो नहीं होगा जी सिलेंडर खत्म हो गया लाना है तो कनेक्ट कराना है, फिर रोड का आपके नेटवर्क है वही आप गैस जो एलएनजी प्राइस कम कीमत पे आ रही है, आपने नेटवर्क पर डाल दिया, कितनी आसानी हो जाती है। और शायद इसका बेसिक मकसद शुरू में या था भी यही कि आपकी रोड के पास जो रन कर रहे हैं या आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर आप एलएनजी ला रहे हैं और एलएनजी कोई गैस के जरिए सप्लाई करें तो अगेन वो बड़ा इजी मैकेनिज्म है एज कम्पेयर टू एलपीजी लाना। ये इनको शायद समझ नहीं आ रही कि इन्होंने कभी कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं किया कि इंटरनेशनल एलपीजी प्राइस की कहाँ कितने की मिल रही है ईरान से, सऊदीया से, और जब आप उसको कंपेयर करते हैं इससे तो उसकी प्राइस क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।